हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अटेंशन। ठीक है, अटेंशन क्या है आज हम बताएंगे आपको। अटेंशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अटेंशन क्या है। आइए देखते हैं। अटेंशन इज द टर्म गिवन टू परसेप्चुअल प्रोसेस दैट select certain inputs for inclusion in our conscious experience or awareness at any given time। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? ये मॉर्गन किंग एवं विसर्ज एंड स्कोपलर इन्होंने 1986 में दी थी। ठीक है ना। तो इसको हिंदी में कैसे है, इसकी हिंदी जो है, इसमें हिंदी में इसी डेफिनेशन को हम आपको बताते हैं कि क्या है। तो मॉर्गन किंग विसर्ज तथा स्कोपलर ने 1986 में ये परिभाषा दी थी कि अविधान उस प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपकों, ठीक है ना, कुछ निश्चित उद्दीपकों, उद्दीपक मतलब इनपुट्स, ठीक है, कुछ निश्चित उद्दीपकों को दिए हुए समय में अपने चेतन अनुभूति को बोलते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस, या चेतना में लाने के लिए चुना जाता है। तो चेतना जो होती है उसको अवेयरनेस बोलते हैं। और उद्दीपक को हिंदी में जो उद्दीपक वर्ड है वो साइकोलॉजी भाषा का है और हिंदी में इसको वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, आपको नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ये क्या है कि मैटलिन ने 1983 में ये वाली डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू मैटलिन अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ठीक है, इसको हिंदी में बता दें हैं कि हिंदी में मानसिक क्रिया का एकाग्रता ही ध्यान है। ठीक है ना। तो ये क्या है, मानसिक क्रिया का एकाग्रता ही ध्यान है। इसका मतलब है जो आपकी मेंटल एक्टिविटी होती हैं, एकाग्रता, जब आप किसी चीज़ को एकाग्र होकर देखते हो या उस पर पूरा ध्यान लगा देते हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब आप नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देखते हैं। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस इन विच द पर्सन बाय एडॉप्टिंग certain bodily posture is said to bring certain stimuli into focus of consciousness। ठीक है ना। तो आप इसमें देखते हैं जो ये वाली है, ये A.K. सिंह ने दी है। सॉरी, ये इसमें थोड़ा मैं बता रही हूँ। तो इसमें ये जो A.K. सिंह है, अरुण कुमार जो ये वाली डेफिनेशन है अरुण कुमार की बुक से ली गई है। तो ये जो डेफिनेशन है अरुण कुमार के द्वारा दी गई है। तो ये वाली इसको हिंदी में हम बताते हैं कि अविधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो चयनात्मक मतलब ये होता है कि अवधान या ध्यान, या फिर अवधान या ध्यान एक ही बात होती है। अवधान जो शब्द है वो साइकोलॉजी का है और ध्यान जो शब्द है वो हिंदी का है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। ठीक है, चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया, तो चयनात्मक जो होती है सिलेक्ट, ठीक है ना, सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, तो अब क्या है कि चयनात्मक अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक विशेष शारीरिक मुद्रा बनाकर किसी वस्तु को चेतना केंद्र में लाने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो इसके कैरेक्टरिक्स हैं, जो कैरेक्टरिक्स ऑफ अटेंशन, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि पॉइंट वाइज लिखा है हमने, देखो आप देख सकते हैं। अटेंशन इज अ सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अटेंशन इन्वॉल्व्स बॉडीली एडजस्टमेंट। ठीक है ना। अब आप देखते हैं इनको सबको ना हम आपको एक एक करके हिंदी में बताएंगे। ठीक है, तो आप इन सबको एक बार हिंदी में देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट का क्या मतलब है। जो अटेंशन इज आ सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस, इसको हिंदी में क्या है कि अविधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अवधान जो है एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। और दूसरा क्या है, अटेंशन इन्वॉल्व्स बॉडीली एडजस्टमेंट, तो इसका है अवधान में शारीरिक
अभियोजन होता है, ठीक है। तीसरा है अटेंशन इन्वॉल्व द स्टेट ऑफ रेडीनेस और रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो इसको हिंदी में जो बोलते हैं कि अवधान में तत्परता या अनुक्रियाशीलता की स्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटेंशन हैज़ लिमिटेड स्पैन और रेंज, ठीक है। इसका है अवधान का विस्तार सीमित होता है। अब जो 5 नंबर का पॉइंट है उसमें देखते हैं अटेंशन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्चुएशन एंड शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो हिंदी मीन्स है वो है अवधान में अस्थिरता तथा उच्चलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो अवधान में अस्थिरता तथा उच्चलन का गुण पाया जाता है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है, देयर ऑकर्स डिवीजन इन अटेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो नीचे जो स्टार पॉइंट करके मैंने दिया है, डिवीजन ऑफ अटेंशन वुड मीन डिवीजन ऑफ अटेंशन वुड मीन साइमल्टेनियस, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ अटेंशन वुड मीन साइमल्टेनियस फोकसिंग अपॉन टू सेपरेट एक्टिविटीज़, ठीक है ना। इसको हिंदी में इसको बताते हैं कि वुडवर्थ एंड स्कोपलर ने 1954 में दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं, वुडवर्थ तथा सकोल्सबर्ग जो थे, सकोल्सबर्ग के द्वारा 1954 में ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको हिंदी में उन्होंने कैसे कहा है कि इनके द्वारा हिंदी में बताया गया कि दो अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है। जैसे अब हम आपको बताएं कि होता क्या है, जैसे इसमें ये कहा गया है डिवीजन ऑफ अटेंशन वुड मीना साइमल्टेनियस, ठीक है ना, फोकसिंग अपॉन टू सेपरेट एक्टिविटीज। जब मतलब ये होता है कि जब आप एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देते हैं तब इस तरह की प्रक्रिया को भी अवधान विभाजन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अब आप देख लीजिए, इसमें देखो मैंने बताया कि हिंदी में इनने क्या परिभाषा दी है कि ये दी है वुडवर्थ और सकोल्सबर्ग ने दी है 1954 में, ठीक 1954 में, कि दो अलग अलग क्रियाओं पर एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को अवधान विभाजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं, एग्जाम्पल के लिए आप देख लें कि जब आप किताब पढ़ रहे हैं तथा साथ ही साथ रेडियो भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे आपका ध्यान दोनों पर यानी किताब तथा रेडियो पर विभाजित हो जाता है, मतलब जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। विभाजित होने का मतलब होता है आपका जो ध्यान है वो बट जाएगा, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को ध्यान या अवधान की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, इसका मतलब ये होता है कि ध्यान विभाजन में व्यक्ति विभिन्न कार्यों पर समान ध्यान देने की कोशिश करता है, मतलब विभिन्न कई सारे काम होते हैं जिन पे लोग समान, ठीक है ना, ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ये रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप देखते हैं, टाइप ऑफ अटेंशन। तो टाइप ऑफ अटेंशन में है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन एवं हैबिचुअल अटेंशन, ठीक है। हैबिचुअल अटेंशन अब आ गए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, ये जो अटेंशन ध्यान या अवधान के निर्धारक, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये जो टाइप्स ऑफ अटेंशन है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वाले, तो ये प्रकार थे, ठीक है ना, ध्यान के प्रकार। अब आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको आगे बताते हैं कि जो इसमें प्रकार हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। तो इसमें 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, तो जो अटेंशन के जो निर्धारक हैं, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स हैं वो 2 हैं। तो ये कौन सा है आप देख सकते हैं, पहला है, अब हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं हम आपको, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स। दूसरा है सब्जेक्टिव कंडीशंस
और डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स को ना कितने भाग में बांटा गया है आप इधर देख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, नेचर ऑफ स्टिमुलस, चेंज इन स्टिमुलस, इस तरीके से देखना। अब इसमें आगे भी दिया गया है कि नोवेल्टी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये वाले देख सकते हैं। इसमें सॉरी मैंने आपकी इसकी हिंदी नहीं बताई थी, तो आप इधर देख लीजिए। टाइप ऑफ अटेंशन है तो वॉलेंट्री अटेंशंस को हिंदी में ऐच्छिक ध्यान कहा जाता है। ऐच्छिक ध्यान का मतलब होता है कि जो जिस भी काम में आप अपनी इच्छा अनुसार ध्यान लगाएं, ठीक है ना। और अनैच्छिक ध्यान होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार ना हो रहा हो, इनवॉलेंट्री अटेंशन, ठीक है ना। अनैच्छिक ध्यान का मतलब ये हो जाता है। जैसे अनैच्छिक ध्यान का जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस तरह के ध्यान में व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है। तो बल्कि उत्तेजना या वस्तु के गुण की प्रधानता दी जाती है। मतलब ये आपकी ज़रूरी नहीं है इच्छा है आपकी, जो भी उत्तेजना या स्टिमुलस है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो स्वाभाविक ध्यान, हैबिचुअल अटेंशन है, जो हैबिचुअल है उसका क्या है कि स्वाभाविक ध्यान होता है, ठीक है। तो इसमें स्वाभाविक ध्यान में व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उत्तेजना, ठीक है ना, इस उत्तेजना की ओर उसकी आदत, प्रशिक्षण तथा अभ्यास आदि के कारण किसी तरह के प्रयास के ही चला जाता है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो आप। अब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, इसकी मैंने आपको हिंदी नहीं बताई थी, तो इसमें भी आप देख लो। जो टू टाइप्स मतलब टू रहते हैं जो निर्धारक होते हैं, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ निर्धारक, और ये डिटर्मिनेंट्स और सब्जेक्टिव कंडीशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये है निर्धारक, व्यक्ति से संबंधित निर्धारक को आत्मनिष्ठ निर्धारक बोलते हैं। तो जो सब्जेक्टिव होता है उसको आत्मनिष्ठ निर्धारक कहते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वस्तुनिष्ठ निर्धारक होता है। और वस्तुनिष्ठ निर्धारक जो है वो वस्तु से संबंधित रहता है। जो सब्जेक्टिव कंडीशन और डिटर्मिनेंट्स, जो सब्जेक्टिव निर्धारक है वो जो है सब्जेक्ट व्यक्ति से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ स्टिमुलस, ठीक है ना। तो स्टिमुलस, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आप देख सकते हैं कि चेंज इन स्टिमुलस, ठीक है, और नॉवेल्टी ऑफ स्टिमुलस। तो नॉवेल्टी ऑफ स्टिमुलस, अब नेचर क्या है, जो नेचर ऑफ स्टिमुलस है वो क्या है, उद्दीपक का स्वरूप। मतलब ये है कि इसको भी भागों में बांटा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब ये है जो ध्यान के प्रमुख वस्तुनिष्ठ निर्धारक हैं वो ये हैं, ठीक है। प्रमुख मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि देखो उद्दीपक का स्वरूप मतलब नेचर ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। अब यह है चेंज इन स्टिमुलस, मतलब उद्दीपक में परिवर्तन, जो वस्तु है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। नोवेल्टी ऑफ स्टिमुलस, इसका मतलब ये है उद्दीपक की नवीनता, ठीक है ना। कि उद्दीपक की नवीनता का मतलब होता है जब उद्दीपक नया होता है तो उस पर हम लोगों का ध्यान पुराने उद्दीपक या वस्तु की अपेक्षा जल्द चला जाता है, ठीक है ना। स्टिमुलस का मतलब पता है आपको, वस्तु होती है, ठीक। अब आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा है, 4, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। तो उद्दीपक की गति, ठीक है ना। तो उद्दीपक की गति का मतलब होता है गतिशील वस्तुओं या उद्दीपक पर हमारा ध्यान वैसी वस्तुओं या उद्दीपकों की अपेक्षा जल्द चला जाता है जो स्थिर होते हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं 5वां, उद्दीपक की अवधि। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस को बोलते हैं उद्दीपक की अवधि। तो इसको क्या है, जो उद्दीपक हमारे सामने अधिक समय तक मौजूद होता है उस पर हमारा ध्यान कम समय तथा मौजूद रहने वाले उद्दीपक की अपेक्षा अधिक जल्दी से चला जाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं जो कि 6 नंबर का है,
पोजीशन ऑफ स्टिमुलस, तो पोजीशन ऑफ स्टिमुलस का मतलब है उद्दीपक की स्थिति, ठीक है। मतलब उद्दीपक की स्थिति में अंतर के कारण भी हमारा ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर चला जाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे देख सकते हैं 7 नंबर का पॉइंट है उद्दीपक का विलगन या अलगाव, इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं उद्दीपक का विलगन या अलगाव, इसका मतलब है उद्दीपन का विलगन या अलगाव भी एक प्रमुख कारण है जिसके कारण हमारा ध्यान उस ओर आसानी से चला जाता है। एक उदाहरण लीजिए कि किसी पार्टी में कोई व्यक्ति सबसे अलग होकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर अन्य व्यक्तियों का ध्यान आसानी से चला जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कभी किसी पार्टी या कहीं भी कोई बड़ा फंक्शन वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति शांति से अलग जाकर खड़ा हो जाए तो उस पर क्या होता है, बाकी लोगों की अपेक्षा उस पर आपका जो अटेंशन है वो जल्दी जाएगा, ठीक है, ध्यान जल्दी चला जाता है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि वह व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से अलग कर लेता है, अतः उद्दीपक में अलगाव या विलगन होने से हमारा ध्यान उस पर अन्य उद्दीपकों की अपेक्षा जल्द चला जाता है। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब आपका आता है 8 नंबर का पॉइंट, जिसको कंस्ट्रक्ट ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं उद्दीपक का विरोधी, इसका मतलब है उद्दीपक का विरोधी, ठीक है। तो उद्दीपक का विरोधी क्या है कि इसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। जब कोई उद्दीपक अपने विरोधी उद्दीपक के साथ उपस्थित होता है तो उस पर हमारा ध्यान उसी उद्दीपक को सामान्य अवस्था से उत्पन्न होने की अपेक्षा जल्द चला जाता है होता है, ठीक है, चला जाता है। उदाहरण जैसे मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल में, यदि देखो उद्दीपक का विरोधी क्या है, जब कोई उद्दीपक अपने विरोधी उद्दीपक के साथ उपस्थित होता है तो उस पर हमारा ध्यान उसी उद्दीपक को सामान्य अवस्था में उत्पन्न होने की अपेक्षा जल्द चला जाता है। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। यदि पति पत्नी का ऐसा जोड़ा हो कि पत्नी काफ़ी गोरी और सुंदर है परंतु पति इसके ठीक विपरीत है, तो इस तरह के जोड़ा पर अन्य पति पत्नी के जोड़ों की अपेक्षा हमारा ध्यान जल्द चला जाता है। उसी तरह से यदि किसी लाल कागज का टुकड़ा पर थोड़ा अधिक गहरा लाल रंग से कुछ लिखा हो तो उस पर हमारा ध्यान तेजी से नहीं जाता है, परंतु उतना ही गहरा लाल से यदि हरा कागज पर कुछ लिखा हो तो उस पर हमारा ध्यान तेजी से चला जाता है, क्योंकि लाल रंग के अक्षर यहाँ अपने विरोधी पृष्ठभूमि यानी हरे रंग पर लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब है, अतः उद्दीपक जब अपने विरोधी उद्दीपक के साथ होता है तो हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है, ठीक है। अब आपका क्या आता है उद्दीपक की तीव्रता। तो उद्दीपक की जो तीव्रता है वो क्या है, देखो इसमें आप उद्दीपक की तीव्रता जो आपका 9 नंबर का पॉइंट है उसको देख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, तो इसको बोलते हैं उद्दीपक की तीव्रता। तो उद्दीपक की तीव्रता के बारे में हम आपको बताते हैं। जो उद्दीपक की तीव्रता भी हमारे ध्यान को जल्दी अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो जिस उद्दीपक में तीव्रता अधिक होती है उस पर ध्यान अन्य उद्दीपकों जो अपेक्षाकृत कम तीव्र या धीमा होता है जल्द चला जाता है, ठीक है। जैसे अंधेरी रात में यदि हम आसमान की ओर नज़र करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उन तारों पर जाता है जो अधिक चमकीले होते हैं, ठीक है, अर्थात जिनमें तीव्रता अधिक होती है। धूमिल तारों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, परंतु यदि कोई आवाज़ काफ़ी ज़ोर से होती है तो उस पर हमारा ध्यान जल्द चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है वो जैसे अपनी कलाई की घड़ी की जो टिक टिक वाली आवाज़ होती है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, परंतु अगर सड़क पर कोई कार है उसका हॉर्न अगर बजता है तो उसकी जो आवाज़ आती है वो हमें उस पर हमारा ध्यान तुरंत जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उद्दीपक की तीव्रता को मैंने आपको बता दिया है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइज ऑफ स्टिमुलस। तो उद्दीपक का आकार जो है, उद्दीपक के आकार के बारे में हम आपको बताते हैं। उद्दीपक के आकार
के कारण, ठीक है ना, उद्दीपक के आकार के कारण भी हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है जिससे उत्तेजना या आकार बड़ा होता है, ठीक है। पर उस पर देखो जिससे उत्तेजना का आकार बड़ा होता है, तो उद्दीपक के आकार के कारण हमारा ध्यान उसकी ओर चला जाता है जिस उत्तेजना का आकार बड़ा होता है उस पर हमारा ध्यान उन उद्दीपकों की अपेक्षा जो छोटे आकार के होते हैं जल्द चला जाता है, ठीक है। अखबार पढ़ते समय पहले हम लोगों को ध्यान खबर के उन शीर्षकों पर जाता है जो बड़े बड़े अक्षरों में छपे होते हैं। तो ये चीज़ है कि जैसे न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ होती है तो उसकी हेडलाइन पे हमारा ध्यान जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं उद्दीपक की पुनरावृत्ति। तो ये जो 11 नंबर का जो आपका है रेप्यूटेशन ऑफ स्टिमुलस, इसको बोलते हैं उद्दीपक की पुनरावृत्ति। तो जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने बार बार उपस्थित किया जाता है तो स्वभावतः उस पर ध्यान एकाध बार आने वाले उद्दीपक की अपेक्षा जल्द चला जाता है। अतः उद्दीपक की पुनरावृत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना, जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान किसी विशेष वस्तु की ओर जाता है। शायद यही कारण है कि सिनेमा मालिकों की विज्ञापन गाड़ियाँ बार बार किसी एक ही मधुर संगीत को दोहराते हुए सड़क पर आती जाती हैं, ठीक है। अब क्या है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान अधिक जा सके। अब क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं उद्दीपक का रंग, मतलब कि कलर ऑफ स्टिमुलस, ठीक है ना। तो ये जो आपका 12 नंबर का है कलर ऑफ स्टिमुलस, मतलब ये है रंगीन उद्दीपकों या उत्तेजनाओं को देखने की अभिरुचि व्यक्ति में रंगहीन उद्दीपकों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब ये है कि अगर कोई कलरफुल स्टिमुलस है, वस्तु है, तो उस पर अपना ध्यान जो है वो अधिक जल्दी जाता है और क्या है कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें देखने में, बल्कि जो जिनमें कलर नहीं होता है उनको लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके ये जो थे ऑब्जेक्टिव कंडीशंस डिटर्मिनेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अब हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव जो हैं मैं आपको बता रही हूँ अभी, देखो थोड़ा जूम करते हैं, हम दिखाते हैं आपको बड़ा करके। तो आप देखिए सब्जेक्टिव कंडीशंस और डिटर्मिनेंट्स आपके कौन हैं, जो हैबिट है, जो व्यक्ति से संबंधित निर्धारक बोलते हैं ना हिंदी में, हैबिट है, नीड है, इंटरेस्ट है, एक्सपेक्टेशन है, क्यूरियोसिटी है, एटीट्यूड है, मीनिंग है, ट्रेनिंग है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं हैबिट जो है उसको आदत कहते हैं, और आदत जैसे प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ विशेष आदत होती है। किसी को पान खाने की आदत होती है, किसी को शराब पीने की आदत होती है, तो किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है। इस तरह की आदतें के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु विशेष पर ध्यान देता हुआ पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नीड क्या है, आवश्यकता। तो आवश्यकता जो है व्यक्ति किसी उत्तेजना या उद्दीपक पर अपनी आवश्यकता के अनुसार ध्यान देता है, ठीक है ना। जैसे यदि मान लिया जाए आपको कोई बुक्स खरीदनी है, ठीक है ना, आप कोई बुक्स खरीदने और आप मार्केट गए, तो आप क्या करोगे कि आप बुक्स खरीदने के लिए आपका ध्यान जो है आप ये देखोगे कि स्टेशनरी की जो शॉप है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही रहता है। अब आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को बोलते हैं अभिरुचि, ठीक है ना। अभिरुचि, हिंदी में इसको अभिरुचि बोलते हैं, और अभिरुचि व्यक्ति के ध्यान का एक प्रमुख आत्मनिष्ठ निर्धारक है, ठीक है ना। तो क्या है कि व्यक्ति की अभिरुचि भिन्न भिन्न होती है, जो मतलब कि ये है कि व्यक्ति की अभिरुचि भिन्न भिन्न का मतलब है कि जो कोई भी पर्सन है उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी को क्रिकेट खेलने का होता है, किसी को सिंगिंग का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है इनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अब आप देखते हैं प्रत्याशा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन जो होती है इसको प्रत्याशा बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, और जो उम्मीद है उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन है जो इंग्लिश वर्ड है। तो इसको अब हम इसके बारे में बता दें। व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर उसके प्रत्याशा या खास उम्मीद के कारण भी चला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक पतिव्रत धर्मपत्नी को उसके पति 8 बजे शाम तक घर वापस आने को कहकर चले जाते हैं, ठीक है, परंतु 9 बजे रात तक किसी कारणवश वे नहीं आ पाते हैं। उसी समय उस धर्मपत्नी
का नौकर गेट खोलकर मकान के कंपाउंड में प्रवेश करता है। गेट खोलने की आवाज़ पर पत्नी का ध्यान तुरंत चला जाएगा। हालांकि संभव है कि उससे ज़्यादा तीव्र आवाज़ में घर में रेडियो भी बज रहा है। यहाँ धर्मपत्नी का ध्यान गेट खोलने की आवाज़ पर तुरंत इसलिए जाता है क्योंकि उसे उस समय अपने पति के आने की प्रत्याशा या उम्मीद थी। मतलब ये है, अगर हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है तो उसके लिए हमारा दिमाग जो है उसी चीज़ पर ध्यान देता है। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। अब आप देखते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बोलते हैं। जैसे जिज्ञासा भी अवधान का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जिस व्यक्ति और उद्दीपक के बारे में उसे जानने की जिज्ञासा अधिक होती है उस पर व्यक्ति जल्द ध्यान दे पाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे किसी गांव में गांव से कोई पहली बार शहर में आए तो उसका जो ध्यान है या जिज्ञासा है तो क्या है, ऊंचे ऊंचे मकान और टेलीविज़नों की दुकान तथा सिनेमा घर की ओर जल्द चला जाता है। ठीक है, अन्य चीज़ों की अपेक्षा जल्द चला जाता है। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट देखते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति क्या है, व्यक्ति की मनोवृत्ति भी ध्यान का एक प्रमुख निर्धारक है। ठीक है ना। मनोवृत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिकूल होते हैं, दूसरा है प्रतिकूल या ऋणात्मक। ठीक है ना। तो इनको क्या है, ऋणात्मक दो देखो, अनफेवरेबल और ऋणात्मक नेगेटिव, तथा अनुकूल या धनात्मक। तो अनुकूल मतलब फेवरेबल या धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है। तो प्रतिकूल या ऋणात्मक तथा अनुकूल या धनात्मक। अगर व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या अन्य व्यक्ति के प्रति धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो उस पर ध्यान अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में जिसके प्रति धनात्मक मनोवृत्ति नहीं है जल्दी चला जाता है। एक उदाहरण जैसे कि मान लिया जाए फिल्म जगत के नायक एवं नायिकाओं के प्रति किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। यदि व्यक्ति किसी नायक या नायिका की प्रशंसक है वैसी परिस्थिति में उसकी मनोवृत्ति उस नायक या नायिका के प्रति धनात्मक होगी। ऐसी अवस्था में उस नायक या नायिका के फिल्म के पोस्टर उस व्यक्ति का ध्यान अन्य पोस्टरों की अपेक्षा जल्दी चला जाएगा। अतः स्पष्ट है कि मनोवृत्ति के कारण भी व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या अन्य व्यक्ति की ओर जल्द चला जाता है। मतलब ये है, अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अगर कोई जैसे मान के चलो कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, अगर आपको वो अच्छी पसंद है, ठीक है ना, आप उसके बारे में आप बहुत प्रशंसा करते हो उसकी, आप प्रशंसा सुनते हो, तो अगर कोई पोस्टर पर उसकी फ़ोटो या कुछ आता है उसके बारे में तो आपका जो ध्यान है उस पर जल्दी चला जाएगा। ठीक है। अब आप आते हैं अर्थ, मीनिंग। तो मीनिंग जो है, कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जिसका अर्थ व्यक्ति समझता है तथा कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जिनका अर्थ व्यक्ति नहीं समझता है। जिस उद्दीपक का अर्थ व्यक्ति समझता है उस पर उसका ध्यान तेजी से चला जाता है। ठीक है। और जिस उद्दीपक का वह नहीं समझता उसका वो नहीं जाता उतनी तेजी से। ठीक है। तो जैसे अभी ट्रेन होती है, जो ट्रेन के डिब्बों पर जो लैंग्वेज लिखी रहती है, तो आप जैसे अगर इंग्लिश समझते हो तो आपका इंग्लिश पे ध्यान जल्दी जाएगा, और यदि आप हिंदी समझते हो तो हिंदी पे जाएगा, और यदि तेलुगु समझते हो तो तेलुगु पे जाएगा। इसी तरीके से जिस लैंग्वेज को आप समझते हो उसी पे जाएगा। ठीक है। अब क्या है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग, ठीक है, प्रशिक्षण अपने आप में तो ध्यान का एक आत्मनिष्ठ निर्धारक नहीं है, परंतु इससे व्यक्ति में कुछ खास मानसिक तत्परता, मेंटल रेडीनेस उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक की ओर चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, डॉक्टर का ध्यान, ठीक है ना, एग्जाम्पल बता रहे हैं, डॉक्टर का ध्यान सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों की ओर बहुत ही आसानी से चला जाता है, क्योंकि उन्हें रोग के लक्षण, उपचार आदि में विशेष प्रशिक्षण मिली है। मोची का ध्यान जूतों के डिजाइन की ओर तथा नाई का ध्यान बाल स्टाइल की ओर बहुत कुछ इसी प्रशिक्षण के कारण होता है। मतलब ये है, जैसे प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग उनका ध्यान लोगों पर जाता है। ठीक है। तो आपका ये जो वस्तुनिष्ठ और व्यक्ति से संबंधित जो निर्धारक थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं आप सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है ना। तो सिलेक्टिव अटेंशन इज अ phenomenon
ठीक है ना, phenomenon in which we concentrate over only one activity and notice very little about other activities। तो इसका जो ये डेफिनेशन जो है मैटलिन ने दी है सिलेक्टिव अटेंशन की, आप देख सकते हैं, सॉरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, सिलेक्टिव अटेंशन इज अ phenomenon in which we concentrate over only one activity and notice very little about other activities। मैटलिन 1983। ओके, तो इसमें क्या है, इसको हम आपको हिंदी में बताते हैं। मैटलिन के अकॉर्डिंग परिभाषा क्या दी गई है कि चयनात्मक अवधान एक ऐसी घटना है जिससे हम लोग एक क्रिया पर अपनी मानसिक क्रियाशीलता को एकाग्रचित करते हैं तथा अन्य क्रियाओं के बारे में बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यदि एक साथ कई व्यक्ति मिलकर बगल के कमरे में बातचीत कर रहे हों और आप उनमें से किसी एक व्यक्ति की बात पर ध्यान दे रहे हों, तो इसमें आप उस व्यक्ति की बात को ठीक ढंग से सुन पाएंगे तथा अन्य व्यक्तियों की बातों को यदा कदा, ठीक है, मतलब ये है, आप प्रॉपर किसी एक व्यक्ति, जैसे एक कमरे में अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं और आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आप उसी पर्सन की बात को प्रॉपर सुन पाएंगे जिससे आप बात कर रहे हैं। बाकी व्यक्तियों की बात को आप थोड़ा बहुत सुन पाएंगे पर पूरा तरीके से नहीं। ठीक है ना, ये मतलब है। अब आप आगे चलते हैं, थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। तो चयनात्मक अवधान के सिद्धांत या मॉडल, ठीक है ना, इसमें चयनात्मक अवधान के सिद्धांत या मॉडल। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं, जो बॉटलनेक थ्योरी है, नॉर्मन एवं बाब्रो मॉडल है, नाइसर मॉडल है। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, जो बॉटलनेक थ्योरी है, तो बॉटलनेक थ्योरी को मार्ग ब्रोदी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना, तो मार्ग ब्रोदी सिद्धांत क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्ग ब्रोदी सिद्धांत के तहत कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा चयनात्मक अवधान की प्रदत्त व्याख्या को रखा गया है। तो मार्ग विरोधी सिद्धांत ये, अगर किसी कार्य में किसी चीज़ में किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वो क्या है कि मार्ग विरोधी हो गया। ठीक है ना, जैसे मान के चलो, अगर आप किसी बोतल में पानी भरते हैं, ठीक है ना, फिर जब आप उसको जैसे पानी भरते हैं तो वो धीरे धीरे जाता है ना, दिक्कत होती है उसमें, तो क्या है कि उसको मार्ग विरोधी सिद्धांत में आता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बॉटलनेक सिद्धांत कहा गया है। जैसे कि अब यहाँ पे मान लो कि कुछ मात्रा में, जैसे ऐसा समझ लो कि यदि हम बोतल में पानी डालने की कोशिश करते हैं जिसका मुंह छोटा है, तो पानी को भीतर आने में एक तरह का अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तथा कुछ मात्रा में पानी बोतल के भीतर जाता है और कुछ मात्रा में बोतल से बाहर गिर जाता है। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई तरह की सूचनाओं को संसाधित करता है तो कुछ पर उसका ध्यान पड़ता है और कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिस पे वो ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, ये हो गया मार्ग विरोधी सिद्धांत, बॉटलनेक थ्योरी। अब आप देख सकते हैं ब्रॉडबेंट मॉडल। तो ब्रॉडबेंट मॉडल जो है, नॉर्मन एवं ब्रॉडबेंट मॉडल, इसको भी हम आपको हिंदी में बता रहे हैं अभी। तो ब्रॉडबेंट मॉडल जो है नॉर्मन के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ अच्छे से पढ़ के, तो आपको जो है उसकी हिंदी भी बताऊंगी। और पहले इसको भी देख लीजिए आप, नाइसर मॉडल है, नॉर्मन है। तो ये क्या है, जो आपको 3 मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 मॉडल कौन कौन से हैं, ये जो मार्ग विरोधी मॉडल का जो परिवर्तित प्रारूप होता है, देखो उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था बॉटलनेक थ्योरी में क्या है, किसी छोटे मुंह वाली बोतल में यदि आप पानी डालने की कोशिश करते हो तो थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा बाहर जाएगा। इसी तरह से अगर आप कई सूचनाओं को एक साथ सुनने की कोशिश करते हो तो आप कुछ सूचनाओं पर आपका ध्यान रहेगा और कुछ पर नहीं रहेगा। ठीक है ना, और नॉर्मन एवं बाब्रो मॉडल जो है वो देखो, नॉर्मन एवं बाब्रो मॉडल जो है 1957 में
इसमें बताया गया कि अवधान की व्याख्या एक दूसरे दृष्टिकोण से किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इन लोगों ने मार्ग विरोधी के संप्रत्यय को स्वीकार किया है और कहा है कि सचमुच में सूचना संसाधन में मार्ग विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नॉर्मन एवं बाबरो ने अपने मॉडल में कहा है कि जो मार्ग विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है, जिससे सूचना के प्रवाह में कोई रुकावट होती है। इन लोगों के सिद्धांत या मॉडल के अनुसार अवधान का स्वरूप सीमित होता है, क्योंकि व्यक्ति के पास किसी कार्य पर ध्यान देने के लिए मानसिक प्रयास करने की क्षमता सीमित होती है। ऐसे मानसिक प्रयास को नॉर्मन एवं बाबरो ने साधन या युक्ति की संज्ञा दिया है, ठीक है ना। इन लोगों ने साधन में मानसिक प्रयास के अलावा स्मृति के विभिन्न प्रयासों एवं संचार माध्यमों को भी सम्मिलित किया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्होंने किया है, और इन लोगों का मत है कि चूंकि व्यक्ति के पास जो साधन होता है वह सीमित होता है, फलतः वह कुछ सीमित वस्तुओं या उद्दीपकों या कार्यों पर ही ध्यान दे पाता है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट जो है वो हम आपको बताते हैं नाइसर मॉडल। तो नाइसर या निस्सेर मॉडल बोलते हैं, ये 1976 में दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन्होंने क्या है कि नाइसर मॉडल जो है निस्सेर 1976 ने एक तीसरा मॉडल प्रतिपादन किया है, सिद्धांत जिसके द्वारा चयनात्मक अवधान की व्याख्या की गई है। मार्ग विरोध सिद्धांतों एवं नॉर्मन तथा बाबरो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के इस विचार से निस्सेर बिल्कुल ही असहमत हैं कि व्यक्ति में सूचनाओं को संसाधित करने की एक सीमित क्षमता होती है। तो जो नाइसर हैं ये इस बात से असहमत हैं कि व्यक्ति में सूचनाओं को संसाधित करने की एक सीमित क्षमता होती है, बल्कि ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें इनका मानना है कि इसमें व्यक्ति में सीमित क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं तो या लेखक हैं इनका सबका मानना अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बता ही दिया सबके अकॉर्डिंग किसका क्या है। तो निस्सेर, अब आप निस्सेर की यहाँ पे देख लीजिए, जो ये स्टार पॉइंट करके मैंने एक डेफिनेशन बताई है। तो क्या है कि इनके अकॉर्डिंग क्या दी गई है, देयर इज नो फिजियोलॉजिकली और मैथमेटिकली स्टेबिलिटी लिमिटेशन ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन पिक अप एट वंस, ठीक है। तो नाइसर ने 1976 में ये दी है। इनका कहना है, मतलब नाइसर खुद ही कह रहे हैं कि कोई ध्यान से सुनना, कोई दैहिक या गणितीय ढंग से स्थापित सीमा नहीं, कोई दैहिक या गणितीय ढंग से स्थापित सीमा नहीं होती है कि हम लोग एक समय में कितनी सूचना पर ध्यान दे सकते हैं। इनका मानना है कि ऐसी कोई भी स्थापित सीमा नहीं है, न तो गणित के ढंग से न ही दैहिक ढंग से, कि जिस पर हम एक ही समय में कितनी सूचना पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं निस्सेर ने अपने सिद्धांत में इस बात पर बल डाला है कि सूचनाओं की सीमित मात्रा पर ही व्यक्ति एक समय में ध्यान दे पाता है। यदि बहुत सारी सूचनाएं व्यक्ति को एक साथ दी जाती हैं तो उनमें कुछ ही सूचना पर व्यक्ति ध्यान दे पाता है। इस तरह के सिद्धांत में प्रोत्साहित होकर कुछ न्यूरोशास्त्री ने तंत्रिका तंत्र में व्याप्त फिल्टरिंग प्रक्रम की खोज के लिए एक शोध प्रारंभ कर दिया है, ठीक है ना। तो ये वो क्या है कि नाइसर भी ये इस बात को यहाँ पे कहते हैं कि कोई दैहिक या गणितीय ढंग से स्थापित सीमा नहीं है, ठीक है, स्थापित सीमा नहीं होती है कि हम लोग एक समय में कितनी सूचना पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, कितनी सूचना पर ध्यान दे सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस अटेंशन। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस अटेंशन जो है इसके बारे में आपको बताते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ सब्सटेंस अटेंशन, तो ये क्या है कि आपका प्राकृतिक स्वभाव, ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, माफ़ी चाहेंगे, तो
दीर्घाकृत ध्यान का स्वरूप, ठीक है। नेचर ऑफ सब्टेंस अटेंशन, जो सब्टेंट अटेंशन है तो दीर्घाकृत ध्यान का स्वरूप बोलते हैं हिंदी में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सब्टेंट अटेंशन है, तो इसको ना दीर्घाकृत ध्यान के निर्धारक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको निर्धारक देखते हैं आप पहले। सेंसरी फैक्टर, तो जो सेंसरी फैक्टर है उसको आप देख सकते हैं, इसको हिंदी में संवेदी कारक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है सिंगल कॉन्स्पिक्यूटी, ठीक है। तो जो सिंगल कॉन्स्पिक्यूटी है तो इसको आप देख सकते हैं, इसको संकेत या उद्दीपक उत्कृष्टता कहते हैं। बैकग्राउंड इवेंट रेट है, इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि घटना दर, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जो 5 नंबर का है इसको कहते हैं सामयिक एवं स्थानिक अनिश्चितता, ठीक है ना। टेम्पोरल एंड स्पेटियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। परिणाम ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो इसको आप संवेदी कारक मतलब व्यक्ति का दीर्घाकृत ध्यान अवधान इस बात से प्रभावित होता है कि उद्दीपक का स्वरूप क्या है। मतलब ये है संवेदी, जो आपकी सेंसरी फैक्टर है वो ये है कि कोई वस्तु है तो उसका जो स्वरूप मतलब देखने में कैसा है, क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा क्या है सिंगल कॉन्स्पिक्यूटी, जो कि कॉन्स्पिक्यूटी बोलते हैं, तो संकेत या उद्दीपक उत्कृष्टता, ठीक है। इसमें क्या है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि दीर्घाकृत अवधान पर उद्दीपक या संकेत की उत्कृष्टता का भी प्रभाव पड़ता है। संकेत की उत्कृष्टता के 2 पहलू का अध्ययन किया गया है, ठीक है। संकेत की तीव्रता का विस्तार तथा संकेत की अवधि। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तीसरा है पृष्ठभूमि घटना दर, ठीक है ना। तो तीसरा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इवेंट रेट। कई मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि दीर्घाकृत अवधान पर उद्दीपक की पृष्ठभूमि घटना दर का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। आप चौथा जो है टेम्पोरल एंड स्पेटियल अनसर्टेनिटी, इसका है सामयिक एवं स्थानिक अनिश्चितता, जिससे ऊपर देखो, ऊपर में जिन 3 मनोदैहिक कारकों जिनसे दीर्घाकृत अवधान प्रभावित होता है को प्रथम क्रम का कारक कहा जाता है, क्योंकि इनमें उद्दीपक के कुछ तात्कालिक भौतिक गुणों में जोड़-तोड़ किया जाता है। इस प्रथम कारक के अलावा कुछ द्वितीय क्रम के कारक भी होते हैं जिनसे दीर्घाकृत अवधान को प्रभावित होता है। इसमें एक प्रधान कारक है प्रत्यक्षणकर्ता या प्रयोज्य के मन में इस बात की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की संकेत या उद्दीपक जिसकी पहचान की जानी है कब और कहाँ कहाँ उपस्थित होगा। पहले कारक को सामयिक अनिश्चितता टेम्पोरल अनसर्टेनिटी तथा दूसरे तरह के कारकों को स्थानिक अनिश्चितता कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं थ्योरीज ऑफ सब्टेंड अटेंशन, ठीक है। तो जो थ्योरीज ऑफ सब्टेंड अटेंशन है तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जेरिसन थ्योरी, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी, एराउजल थ्योरी और ये जो लास्ट वाली है हैबिचुएशन थ्योरी, ठीक है। तो आपकी जो हैबिचुएशन थ्योरी है, देखो यहाँ पे जो सिंगल डिटेक्शन थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जेरिसन थ्योरी, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी और आपका एराउजल थ्योरी और हैबिचुएशन थ्योरी, ठीक है ना। तो अब आपका ये जो है यहाँ पे ये चैप्टर जो है एंड होता है। और आपको अगर थोड़ा सा बताना है तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है इसको प्रत्याशा सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो है दूसरी वाली थ्योरी है जेरिसन, तो जेरिसन का सिद्धांत है, ठीक है ना। सिंगल डिटेक्शन संकेत पहचान सिद्धांत बोलते हैं इसको हिंदी में। और जो एराउजल थ्योरी है उसको उत्तेजन सिद्धांत बोलते हैं। और जो हैबिचुएशन थ्योरी है इसको अभ्यसन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके से हम आपको थोड़ा थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें। तो जो
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। प्रत्याशा सिद्धांत में जेरिसन तथा पिकेट द्वारा बतलाए गए 3 बिंदुओं में से प्रथम बिंदु अर्थात पृष्ठभूमि सूचनाओं के संचयन पर अधिक बल डालते हुए दीर्घाकृत अवधान की व्याख्या करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं अभी कि जो प्रत्याशा है, इन्होंने डीज देखो बेकर प्रत्याशा सिद्धांत जिस पर बेकर तथा डीज ने भी अधिक बल डाला के अनुसार, जो बेकर और डीज हैं इनके अनुसार प्रत्याशा सिद्धांत निगरानी प्रयोगों के विभिन्न प्रयासों में विवेचित संकेत के विभिन्न समयों में उपस्थिति के आधार पर ठीक है ना, प्रयोज्य एक विशेष तरह का प्रत्याशा विकसित करता है, जिनके कारण वह कह पाता है कि आने वाले प्रयासों में विवेचित संकेत किस समय उपस्थित हो सकता है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो प्रत्याशा सिद्धांत जिस पर बेकर तथा डीज ने अधिक बल डाला है, निगरानी प्रयोगों के विभिन्न प्रयासों में विवेचित संकेत के विभिन्न समयों में उपस्थिति के आधार पर प्रयोज्य एक विशेष तरह का प्रत्याशा विकसित करता है, जिनके कारण वह कह पाता है कि आने वाले प्रयासों में विवेचित संकेत किस समय उपस्थित हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार संकेत की सही पहचान करने की तत्परता इस प्रत्याशा स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित होता है। ठीक है ना। अब आपका जेरिसन थ्योरी है, जो जेरिसन थ्योरी क्या है बताते हैं। तो जेरिसन थ्योरी में दीर्घाकृत अवधान के इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेरिसन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में दीर्घाकृत अवधान तथा प्रयोजों द्वारा संकेत की पहचान करने के दौरान किया गया व्यवहार, जिसे प्रेक्षण व्यवहार ऑब्जर्विंग बिहेवियर कहा जाता है, के बीच एक जटिल संबंध कॉम्प्लेक्स रिलेशन होने की कल्पना की जाती है। प्रेक्षण व्यवहार प्रयोजों की निर्णय प्रक्रिया तथा निगरानी की प्रक्रिया के आपस के जटिल संबंध पर इस सिद्धांत में प्रकाश डाला गया है। इस सिद्धांत को उत्पन्न प्रेक्षण दर प्रकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी। तो सिंगल डिटेक्शन थ्योरी जो है, सिंगल डिटेक्शन थ्योरी को संकेत पहचान सिद्धांत कहते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं, आपको बताते हैं अभी इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या जो है इस तरीके से की गई है कि इस सिद्धांत का दीर्घाकृत अवधान कार्य या निगरानी कार्य के लिए क्या आशय है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम बता दें, निगरानी प्रयोगों से स्पष्ट हुआ कि निगरानी कार्य में जहां व्यक्ति का प्रयोज दीर्घाकृत अवधान देता है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, गलत अनुक्रियाओं की आवृत्ति में कमी आती जाती है तथा सही पहचान या सही अनुक्रिया की आवृत्ति में वृद्धि होती जाती है। ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एराउजल थ्योरी। तो एराउजल थ्योरी को उत्तेजन सिद्धांत बोलते हैं। उत्तेजन सिद्धांत जिसे सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा? सक्रियण सिद्धांत। सक्रियण सिद्धांत का मतलब होता है एक्टिवेशन थ्योरी। ठीक है ना। सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है में दीर्घाकृत अवधान की व्याख्या न्यूरोदैहिक सबूतों, ठीक है ना, तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में की गई है। ठीक है। तो इस तरीके से है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हैबिचुएशन थ्योरी। तो हैबिचुएशन थ्योरी को भी थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको कि जो हैबिचुएशन थ्योरी है इसका प्रतिपादन एक महिला मनोवैज्ञानिक, देखो इस सिद्धांत का आधार न्यूरोदैहिक क्रियाएं हैं तथा इसका प्रतिपादन एक महिला मनोवैज्ञानिक जैन मैकवर्थ ने 1968 द्वारा किया गया है। इन्होंने निगरानी कार्य या दीर्घाकृत कार्य की व्याख्या अभ्यासन के माध्यम से किया है। ठीक है ना। तो जैसे प्रश्न उठता है कि अभ्यासन क्या है, तो अभ्यासन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके कारण किसी एक ही उद्दीपक के बार बार व्यक्ति के सामने आने की तंत्रिकीय अनुक्रियाशीलता, ठीक है ना, कि उत्तरोत्तर में कमी आती जाती है। ठीक है ना। जबकि सामान्यतः जब उद्दीपक पैटर्न की आवृत्ति अधिक होती है तो तंत्रिकीय अभ्यासन की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अब आपका जो चैप्टर है ये यहाँ पे लास्ट दी एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा और आप तब तक
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पसंद आया होगा तो आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच।